नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम में अगले साल मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस विधानसभा चुनाव के पहले हिमंत बिस्व शर्मा परेशान हैं क्योंकि राज्य के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहां उनकी पार्टी की जीत अब असंभव सी बनती जा रही है। खासतौर से जुबीन गर्ग की मृत्यु के बाद जिस तरह से संदेह के बादल खड़े हुए हैं और पूरे असम में एक आंदोलन का माहौल है सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, उसके बाद से हिमंत बिस्व शर्मा लगातार ऐसी जुगत में लगे हैं कि कैसे कोई एक ऐसा मुद्दा खड़ा करें जिससे असम के लोगों का ध्यान बट जाए और असम में जिस तर्ज पर बीजेपी पिछले 2 बार से चुनाव जीतती रही है, जिस मुद्दे के आधार पर यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर, हिंदू मुसलमान की सियासत के आधार पर, उसको दोबारा से जीवित कर दिया जाए और उसके बल पर फिर से मार्च में चुनाव जीत लिया जाए। तो हिमंत बिस्व शर्मा इस हथकंडे को आजमाने के लिए एक पुराने, लगभग 40 साल पुराने नरसंहार को जिंदा करना चाहते हैं। जी हाँ, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा और पहला नरसंहार असम में हुआ था। असम के नगांव ज़िले के नेल्ली गांव में हुआ था, नेल्ली गांव के आसपास के गांव में हुआ था और केवल 7 घंटे में 3000 से ज़्यादा बांग्ला भाषी मुसलमानों को मार दिया गया था, काट दिया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। ये भयानक नरसंहार था, कत्ले आम था और आज भी असम की राजनीति, असम की संस्कृति पर एक बदनुमा दाग है ये नेल्ली का नरसंहार। ये भयानक हादसा था और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत पर यह सुर्खियां बना था कि कैसे असम के एक छोटे से हिस्से में निरपराध, निर्दोष, मासूम बांग्ला भाषी मुसलमानों को मार काट दिया गया था। तो ये इस मुद्दे को हिमंत बिस्व शर्मा जिंदा करना चाहते हैं लोगों की मेमोरी में और उस आधार पर ध्रुवीकरण करने की सोच रहे हैं। इस सियासत पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो दंगा हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये जान लेना ज़रूरी है। और इसलिए भी जान लेना ज़रूरी है क्योंकि दंगा नहीं था बल्कि ये कत्लेआम था, क्योंकि दूसरे पक्ष ने तो उसमें हिस्सा ही नहीं लिया था, उनका तो सफाया किया गया था। तो ये जो नरसंहार हुआ था, ये कैसे हुआ था, अचानक ऐसा क्या हो गया था कि इतने बड़े पैमाने पर मारकाट हो गई थी। इसके केंद्र में एक ऐसा चेहरा उभरता है, एक ऐसा राजनीतिज्ञ जिसे भारतीय राजनीति में एक उदारवादी नेता के तौर पर जाना जाता है, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी। ये दंगा उनके एक बयान से भड़का था। फिर मैं दंगा कह रहा हूँ, ये भूल मेरी माफ़ करें आप, क्योंकि ये दंगा नहीं था, ये दरअसल सीधे सीधे नरसंहार था। और इस नरसंहार के बीज किसने बोए थे, किसने, किसके बयान पर ये सब हुआ था, ये समझने की ज़रूरत है। तो 1983 18 फरवरी में ये दंगा हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था असम में एक भाषण में? उन्होंने कहा था, विदेशी यहाँ आ गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही, निष्क्रिय है। अगर वे पंजाब में आ जाते तो क्या होता? लोग उन्हें टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते। ये उदारवादी चेहरा, मुखौटा लगाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का बयान था और जिसकी बाद वहाँ पर ये नरसंहार हुआ। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब
विश्वास मत पेश किया था संसद में, तो उस बहस के दौरान माकपा सांसद इंद्रजीत गुप्ता ने अटल बिहारी वाजपेयी के इस बयान को उद्धृत भी किया था और भाषण का ये अंश लोकसभा में निर्विरोध पारित भी हुआ था। तो ये इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये भाषण दिया था और उस भाषण के बाद हिंसा तुरंत भड़की थी और वहाँ पर नरसंहार हुआ था। बाय द वे, अटल बिहारी वाजपेयी को उन्हीं की पार्टी के एक नेता गोविंदाचार्य ने कहा था कि वो मुख नहीं मुखौटे हैं, और ये मुखौटा जो है कई बार उतरता हुआ भी दिखा था। जैसे एक बार बाबरी मस्जिद के ध्वंस के पहले दिखा था, जब उन्होंने लखनऊ में एक रैली को संबोधित करते हुए अपने वीएचपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा था, बल्कि कहा था कि नुकीले पत्थर वहाँ निकल आए हैं, वहाँ कोई बैठ भी नहीं सकता, ज़मीन को समतल करना होगा, उसे बैठने लायक बनाना होगा, यज्ञ की व्यवस्था करनी होगी, इसलिए कुछ निर्माण तो होगा ही। इसका सीधा सा संदेश जो था पूरे उनके अनुयायियों के लिए, वो ये था कि बाबरी मस्जिद को गिरा के वहाँ समतल कर दो। और फिर हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी इतने साफ सुथरे सीधे नहीं थे, वो बड़ी चतुराई से, बहुत बारीकी से सांप्रदायिकता का खेल खेलते थे, और यही खेल उन्होंने गुजरात दंगों में भी किया। गुजरात दंगों के दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। जो राज्य का कर्तव्य होता है उन्हें निभाना चाहिए था। और उसके बाद जब मोदी ने कहा हम वही कर रहे हैं, तो वाजपेयी ने सहमति भी जता दी, हाँ वही कर रहे हैं। मतलब एक बीच का रास्ता ले लिया अपने को साफ सुथरा निकालने के लिए कि हमने कह भी दिया और रोका भी नहीं, और जस्टिफाई भी कर दिया कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का चरित्र है, जिस पर कभी हम बाद में फिर से और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि ये संदर्भ नेल्ली नरसंहार का था, इसलिए, और नेल्ली नरसंहार में उनकी जो भूमिका थी उसको लेकर था, इसलिए ये हमें बताना पड़ा कि 3000 लोग जो मारे गए और लाखों लोग बेघर बार हुए, उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण था। और यही नहीं, ये भी लोगों का कहना है, जांच परख हुई है उसके आधार पर, कि ये जो वहाँ पर अफवाहों का वातावरण बनाया गया था जिससे इस तरह की हिंसा हुई, वो आरएसएस के लोगों ने बनाया था। आरएसएस के लोगों ने ये अफवाहें फैलाई थी कि जो वहाँ बसे बंगाली मुसलमान हैं, उन्होंने उनके बच्चों की हत्याएं की हैं, उनकी महिलाओं के साथ रेप किए हैं, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं था। ये बाद में प्रूव भी हो गया कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी थी, लेकिन इस तरह की अफवाहें फैलाई गईं और माहौल बनाया गया। अब 3000 लोग मारे गए। आज तक उस नरसंहार के लिए किसी को भी दंडित नहीं किया गया, वो दबा दिया गया, हमारी याददाश्त से गायब कर दिया गया। वो नरसंहार सिखों के नरसंहार से भी भयावह था, भीषण था। और गुजरात में जो नरसंहार हुआ था मुख्यमंत्री मोदी के रहते हुए, वो भी भयानक था, लेकिन नेल्ली का नरसंहार उससे भी भयानक था। आज़ाद भारत का पहला और सबसे भयानक नरसंहार नेल्ली का था, लेकिन नेल्ली का के लिए कोई दोषी नहीं पाया गया। बल्कि ये भी
देखा गया कि वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसने जो सीआरपीएफ वहाँ तैनात थी उसको गुमराह करने की कोशिश की। उसने सूचनाएं नहीं पहुंचाई कि यहाँ इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, यानी स्थानीय पुलिस भी वहाँ के जो भी ये समुदाय थे दंगों में नरसंहार में शामिल लोग, उनसे मिली हुई थी और उसने गुमराह किया सीआरपीएफ हस्तक्षेप न करे ताकि ये कत्लेआम होता रहे। और बाद में जाकर किसी एक महिला ने उन्हें पूरी जानकारी दी, तब सीआरपीएफ गई और उसके बाद फिर ये कत्लेआम रुका। अगर सीआरपीएफ ना होती तो हमें पता नहीं कि 5,000 लोग मारे जाते या 15,000 लोगों का कत्लेआम होता। इतना भयानक नरसंहार स्वतंत्र भारत में हुआ। और इसकी पृष्ठभूमि भी देख लीजिए थोड़ा। उस समय असम में असम आंदोलन चल रहा था विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ। 1979 से शुरू हुआ था, 1985 में समझौते के साथ खत्म हुआ था। ये बात 1983 की है। चुनाव होने वाले थे, चुनाव नहीं होने देना चाहते थे। जो अखिल असम छात्र संगठन है या असम गण संग्राम परिषद है, जो आंदोलनकारी थे, वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। और इन संगठनों में आरएसएस के लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, घुस गए थे। तो जो आंदोलन बांग्लादेशियों के खिलाफ था, जिसमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था, असम आंदोलन का लक्ष्य ये था कि चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान, अगर बांग्लादेशी हैं तो उनको बाहर करो। लेकिन जब आरएसएस के एलिमेंट उसमें घुस गए तो उन्होंने उसे बाकायदा हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो उस आंदोलन को ये टर्न दिया, सांप्रदायिक कम्युनल टर्न दिया। ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्होंने, और वो पूरा आंदोलन एंटी मुस्लिम्स बन गया और उसी का नतीजा हुआ नेल्ली का नरसंहार। तो ये चरित्र रहा है आरएसएस का, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। और इस सब के बाद इन दंगों की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई, कमीशन बना, तिवारी कमीशन। उसकी रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन अभी तक उसको गोपनीय रखा गया था क्योंकि उसमें बहुत सारी विवादास्पद चीज़ें थी। उसमें बहुत सारे पूर्वाग्रह दुराग्रह भी थे। कोई बहुत निष्पक्ष जांच वो नहीं थी तिवारी कमीशन की। तिवारी कमीशन आप समझ लीजिए, इसमें एक पूर्वाग्रह अपने आप भी आप देख सकते हैं। अब हेमंत बिस्व शर्मा उस कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहते हैं। 40 साल बाद पब्लिक करने जा रहे हैं ताकि उस कमीशन में जो भी गलत सही बातें हैं उनको पब्लिक डिस्कोर्स में लाया जाए और उनके ज़रिए असमियों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जाए। जाहिर है कि रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के आधार पर हेमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी के नेता तमाम तरह की गलत बयानी करेंगे, भड़काऊ बयान देंगे और उसके बाद फिर भावनाएं भड़केंगी। तो गेम प्लान हेमंता का ये है कि जो जुबिन गर्ग के आंदोलन जो अभी भी चल रहा है और लगातार चल रहा है, पूरा अपर असम में बिल्कुल आग लगी हुई है। भले ही नेशनल मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्त गुस्सा है। चाय बागानों में, जो कार्बी आंगलांग का इलाका है, अपर असम में, आदिवासियों में, यहाँ तक कि असमिया मध्य वर्ग जो है उसमें भी ज़बरदस्त गुस्सा है और वो हेमंता बिस्व शर्मा को बख्शने के लिए तैयार नहीं। हेमंता बिस्व शर्मा इस संकट को जानते हैं कि ये आंदोलन उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा।
तो वो ये अब इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं चुनाव के लिए। सवाल उठता है कि 40 साल पुरानी एक रिपोर्ट को पब्लिक में लाया जाएगा तो क्या पब्लिक, असम के लोग भटक जाएंगे? क्या जुबीन गर्ग का मुद्दा छोड़ के वो फिर हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, या वो हिमंता बिश्व शर्मा के इस हथकंडे को, इस तिकड़म को समझकर विवेकपूर्ण ढंग से आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कि जो नेल्ली का नरसंहार हुआ है कितना भयानक, दर्दनाक था। ये असम की आत्मा पर एक छुरा घोंपने जैसी बात थी। आज तक असम का नाम नेल्ली नरसंहार के लिए कोई सम्मान ढंग से नहीं लिया जाता, सम्मानित ढंग से। तो उसको अगर वो अपनी चेतना में नए सिरे से उसको देखें और पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, तो वो ज़्यादा सही रास्ता होगा, बजाय इसके कि हिमंता के इस चक्रव्यूह में फंसे, चुनावी चक्रव्यूह में उसके शिकार बन जाएं और जुबीन गर्ग की जो शहादत वो मानते हैं उसको बेकार जाने दें। तो ये देखने वाली बात है कि हिमंता बिश्व शर्मा अपने इस चाल में, इस पैंतरे में कामयाब होते हैं नहीं, और असमिया समाज अपने विवेक का इस्तेमाल किस हद तक कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।